जी। Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. My name is Dr. Nagam, clinical psychologist and psychotherapist and speech therapist. And as you all know that you are celebrating Autism Awareness Week, even you could say हम Autism Awareness Month है, भी इसको लेके जा सकते हैं. And I am doing different series on for awareness of autism. And आज भी दो लोगों ने join किया है. One is Sidra Bashir and the other one is Sufi Munibul Hassan. And they both are doing doing work in the early child. You could say training and working on their behavior and how you could train them, how you could train parents कि अपने बच्चों के साथ work कर सके. So they both join me for the discussion and Sidra is going to ask question. Let's see Sidra ने हमारे क्या prepare किया हुआ है. जी Sidra, thank you so much for ऐसा coming. मैम क्वेश्चन करना स्टार्ट करूं आपसे? Yes, बिल्कुल. अच्छा, सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन करूंगी, ये ऑटिज्म होता क्या है? क्या ये एक बीमारी है या क्या होती है? ये बीमारी है ये? बेसिकली ऑटिज्म इज अ डिसऑर्डर. डिसऑर्डर का मतलब इतना क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स होते हैं. ठीक है, क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स मींस में बहुत ज्यादा तीन चीजें जो बेसिकली मेन देखी जाती हैं. फर्स्ट थिंग इज के लोग कहते हैं या इन बच्चों की लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं होती या लैंग्वेज आगे चली जाती है. ठीक है, फर्स्ट थिंग इज दैट. सेकंड थिंग इज दैट कि ये लोग सोशलाइज नहीं कर पाते. सोशलाइज से मुराद के बेसिकली दे कैन नॉट रीड और अंडरस्टैंड द सोशल क्यूज. जैसे फॉर एग्जांपल मैं और आप बात कर रहे हैं तो मैं अगर जवाब नहीं भी देती तो आपको मेरे एक्सप्रेशन से कोई बात पता चल जाएगी. सिंपल सोशल क्यूज के बारे में बताती है. जैसे सर मुनीब है, वो खामोश है लेकिन उनके चेहरे पे अगर तासुर है, उदास है या गुस्से में है, तो हम इन चीजों को पढ़ सकते हैं. फिर हमें समझ आती है कि हमने इससे बात करनी है कि नहीं करनी. हम इसी के बेसिस पे अपने कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप को चला रहे होते हैं ना. लेकिन ये बच्चे ऐसे थे कि बच्चे ना फेस की तरफ आई कॉन्टेक्ट नहीं दे पाते, जिसकी वजह से आई कॉन्टेक्ट ना देने की वजह से वो ना फेस रीड कर सकेंगे ना उनको सोशल क्यूज रीड करना आते हैं. जो नॉन वर्बल क्यूज होते हैं जो कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो नहीं करना आते हैं. अब लैंग्वेज कुछ बच्चों की शुरू से नहीं होती और कुछ की आके चली जाती है. फिर उनको स्लीप के इश्यूज भी हो सकते हैं. कुछ रेपिटेटिव मूवमेंट्स करते हैं, इमिटेट करते हैं चीजों को. रिपीटेटिव मूवमेंट्स इस तरह से होती है कि कोई चीज फॉर एग्जांपल फ्लैपिंग ऑफ हैंड्स करेंगे, बार बार चीजों को कलेक्ट कर रहे होते हैं. या स्टिमिंग करते, स्टिमिंग कभी वोकल स्टिमिंग होते हैं. वोकल स्टिमिंग से मुराद बहुत ज्यादा आवाजें निकालना, हमिंग करना, सॉन्ग गाना, विसल करना या डिफरेंट तरह के वॉइस निकालना, ये चीजों को ऑब्जेक्ट को बजाना, ये स्टिमिंग की डिफरेंट चीजें होती हैं. देन दे हैव रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न्स इन स्लीप एज वेल. चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते. जैसे कोई चीज बदलती तो उनके चीजें आती. और जस्ट बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग अप्रोप्रिएट सोशल एक्सप्रेशन ऑफ एनीथिंग. मतलब जब कम्युनिकेशन है तो फिर आप कुछ चीज एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे ना. यू कैन नॉट एक्सप्रेस योर वांट्स एंड नीड. इसकी वजह से इनके जो है ना टेंट्रम्स बच्चों के आने शुरू होते हैं. और टेंट्रम से मुराद ये होती है कि बच्चे एकदम से, आपने देखा होगा, एकदम से रोना शुरू कर देता है, जमीन पे लेट जाता है. और वो समटाइम ऐसा होता है जैसे उनको, इन बच्चों के साथ किसी ने इनको फिजिकली हर्ट कर दिया. सो इस किस्म का टेंट्रम्स इनके आ रहे होते हैं. और कभी मेल्टडाउन्स भी होते हैं. मेल्टडाउन भी कभी मतलब इतना से होते हैं वो कोई क्यूज होते हैं इंटरनल जो इनको बहुत हर्ट करते हैं. इसके बारे में वो चीज नहीं बता पाते लेकिन उनको अफेक्ट करती है और उनके जहन में चीजें बार बार रहती है. बेसिक सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको बता दी कि क्या होता है. आई कांटेक्ट नहीं देते, कम्युनिकेट नहीं करते एंड सो आई एम श्योर आपको जो सिंपल वर्ड्स में समझ आ गया. अगर इसमें आपसे क्वेश्चन है फिर आप मुझसे दोबारा पूछ सकती हैं. अच्छा, और व्हाट इज ऑटिज्म? सो autism is basically a neurodevelopmental disorder and few are saying that it's immune disorder. और कुछ इसको डाइट के साथ भी एसोसिएट करते हैं. बट बेसिकली इट्स अ न्यूरोडेवलपमेंटल डिसऑर्डर. न्यूरोडेवलपमेंटल डिसऑर्डर का मतलब है कि विद पैसेज ऑफ टाइम ये प्रोग्रेस करती है. एंड द थिंग इज दैट कि इफ यू टॉक अबाउट देयर ब्रेन, तो उनके ब्रेन में जो एग्जेक्टिव फंक्शन होता है, एग्जेक्टिव फंक्शन हमारा फ्रंटल लोब जो है ब्रेन को कंट्रोल कर रहा होता है. ये एरिया उनका प्रॉब्लमेटिक इसलिए होता है कि कुछ बहुत सारी थ्योरीज है कि इसकी क्या कॉजेज है. बिकॉज अभी तक नोन कॉजेज की आइडेंटिफाई नहीं हो सकी. सो कुछ थ्योरीज इसके बारे में होते हैं. कुछ कहते हैं कि इनके जो कंस्ट्रक्शन जहाँ पे इमोशंस बनते हैं वो अंडर डेवलप या ओवर डेवलप होता है. फिर जो स्पीच प्रोटेक्शन का एरिया, बिकॉज उनकी स्पीच नहीं होती है, स्पीच आगे चली जाती है, या स्पीच समझ नहीं आती, बिल्कुल साउंड्स भी नहीं होते, बिल्कुल म्यूट होते हैं. या अगर समझ भी आती तो इतना तेज बोलते हैं कि समझ नहीं आते उन्होंने क्या बात की है. डिफरेंट तरह के इशूज मतलब इसमें होते हैं. फिर रिपीटेटिव मूवमेंट्स बड़ा इनके साथ स्टीरियोटाइपिकल मूवमेंट्स होती हैं डिफरेंट तरह की. फ्लैपिंग होगी, रॉकिंग ऑफ बॉडी होगी, जिस्मों को हिलाना. इवन कुछ इतने सवेर होते हैं कि अपना हेड बैंगिंग करते हैं. सेल्फ इंजस बिहेवियर कुछ में होते हैं कि अपने आपको बाइट करते हैं. और मोस्टली कुछ बच्चों की सेंसरी नीड्स होती हैं. मतलब या तो चीजों से बहुत सेंसिटिव होंगे, चीजों को अपने रब करेंगे, मुंह पे रब करेंगे, हाथों को चीजों से डिफरेंट से रब कर रहे होते हैं. तो ये डिफरेंट तरह की हर चाइल्ड की कंडीशन डिफरेंट इसलिए होती है कि वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहा होता है.
सो हमारे पास कोई भी बच्चा बाय बुक ऑटिस्टिक नहीं होता, दे डोंट रिलेट टू ईच अदर, उनके सिम्टम्स सेम नहीं होते, लेकिन हम कुछ पैटर्न्स को ऑब्जर्व करते हैं जिसके बाद हम बच्चों को ऑटिस्टिक कहते हैं। तो मेनली जी जो स्पीच नहीं है तो वो लोग कहते हैं कि ऑटिस्टिक है, हाइपर है बच्चा, हाइपर एक्टिव है, तो वो इसको लेबल करते हैं दैट चाइल्ड इज ऑटिस्टिक। सीट पे नहीं बैठ सकता, चेयर पे नहीं बैठ सकता, 1 मिनट नहीं बैठ सकता, ऑल द टाइम मूव करता रहता है, इवन कुछ बच्चे टो वॉक भी करते हैं। तो डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं, हर बच्चे के डिफरेंट होते हैं, कुछ में चीजें कॉमन होती है, कुछ में कॉमन नहीं होती। जी ठीक है। और मैडम इसके कॉजेज क्या होती हैं? अच्छा, जैसे कॉजेज की बात करें, इसकी भी तो कोई नोन कॉज नहीं, डिफरेंट थ्योरीज डिफरेंट चीजों को कहते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ कहते हैं कि कुछ बच्चे के जो है पेरेंट्स जिनमें डिप्रेशन होता है उनको ऐसा हो जाता है। फिर कुछ कहते हैं, इवन पहले एक पुराना एक कॉन्सेप्ट है दैट इज अबाउट फ्रीजिंग मदर, कि जो मदर कोल्ड होती है, इमोशनल कोल्ड होती है, उनके बच्चे ऐसा पैदा होते हैं। सो ये थ्योरी भी जो है पैसेज टाइम चलेगी है। फिर कुछ एक एक थ्योरी इनके बारे में ये भी है कि ये जो आपने शायद न्यूरॉन्स पढ़े होंगे, न्यूरॉन्स के ऊपर एक माइलिनेटेड शीट होती है, यू नो अबाउट दैट ना, वो जिसकी जी कवरिंग होती है। और न्यूरॉन का मकसद ये होता है कि आपका जो सेंसरी डाटा आता है वो ब्रेन तक लेके जाता है एफरेंट रेफरेंट न्यूरॉन के थ्रू, फिर वापस परसेप्शन जब उसकी होती है तो फिर वो जी बच्चे के उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना होता है। लेकिन वो सेंटर तक जाने से पहले वो लीकेज, पाइप में लीकेज होने की वजह से, लीकेज होता है ना पाइप में, तो पानी सारा इधर उधर गिर जाता है, जगह तक पहुंच जाए, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है वो इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होती, टूट फूट का शिकार हो जाती है। सो इसलिए फिर समटाइम रिस्पॉन्स डिले आ रहा होता है। तो इनको टेंशन नहीं पे कर सकते, आई कॉन्टेक्ट विद जॉइंट अटेंशन नहीं होती, और डिफरेंट तरह की रीजंस होती है, और ऑल द टाइम ऑन द गो पे होते हैं। सो देयर इज, यू कुड नॉट से कोई इसकी मेन कॉज है। कुछ लोग इवन एक टाइम था कि वैक्सीनेशन को इसका बता रहे थे, कॉज बता रहे थे कि ऑटिज्म की कॉज ये हो सकती है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि मोबाइल की वजह से ऑटिज्म हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो मोबाइल स्क्रीन की वजह से लोग कहते हैं ऑटिज्म हो गया। सो फरीहा मलिक, इज शी रिलेटेड टू यू पीपल? I don't know, but I'm going to add her. Let's see who is she. So जी आपको अब आइडिया होगी कि इसकी बेसिकली कोई मेन कॉज तो नहीं है जो आइडेंटिफाई कॉज जिसके बारे में ये बात की जाए, लेकिन डिफरेंट थ्योरीज ही हैं इसके बारे में कि ये इस वजह से हो सकता है, इस वजह से हो सकता है। तो अभी हमें जी फरीहा मलिक ने ज्वाइन किया, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फरीहा मलिक? ओके जी, इसी तरह क्वेश्चन करें आप। मैडम आगे इसकी मतलब कि अलामात भी होती है ना ऑटिज्म की, तो ये कौन कौन सी होंगी? कैसे पता चलेगा कि इसको ऑटिज्म हुआ हुआ है? जैसे कोई छोटा बच्चा है उसको हुआ हुआ है, तो कैसे पता चलेगा? हमें उसके बिहेवियर से पता चल जाता है? बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ जी। फरीहा मलिक, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? आपका माइक ऑन है? अस्सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम आई एम फरीहा फ्रॉम राइजिंग स्कूल। ओके, राइजिंग स्कूल। ओके, मैं आपको भी म्यूट कर देती हूँ, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज आपको पता है कि हम ऑटिज्म के बारे में बात करें। तो जब आपको क्वेश्चन होगा तो फिर मैंने आप। लिंक सेंड किया है, मैंने इनवाइट किया हुआ है इनको। ओके ये एजीएस की मैम फरजाना अशरफ के स्कूल की टीचर है, और लिंक मैंने सेंड करके इनको इनवाइट किया है यहाँ ओके पे। ओके, दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग बिकॉज आई वाज वेटिंग फॉर समवन एल्स, और वहां पे जो मेरे खास है, आपको पता है इतना टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम्स आ रही है, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग विद अस। शायद बहुत ज्यादा आजकल लोग नेट यूज कर रहे हैं। ओके जी, इसी तरह पूछे। ओके, अलामात देखें, मैं जब इंट्रोडक्शन बताती व्हाट इज ऑटिज्म तो उस टाइम मैंने आपको बता दिया था, जो सबसे पहली चीज अलार्मिंग होती है दैट इज स्पीच, कि स्पीच या तो नहीं होती या आके चली जाती है, प्रॉपर स्पीच आके जाती है, मींस बच्चा एकदम से म्यूट हो जाता है। और अक्सर पेरेंट्स ये रिपोर्ट करते, कोई इंसिडेंट बताते हैं, इस इंसिडेंट के बाद ये बच्चा बोलना खत्म कर दिया था उसने। और इट्स नॉट जस्ट अबाउट दैट, उनके ओवरऑल प्रॉब्लम्स आते हैं। फॉर एग्जांपल, बच्चा आइसोलेटेड हो जाता है, बच्चा किसी से बात नहीं करता, बच्चा किसी के करीब नहीं जाता, बच्चा डरता है, बच्चा रोता है, बच्चा चीखता है, बच्चा चिल्लाता है। ठीक है। फिर समटाइम ऐसा होता है कि सेंसरी इश्यूज को होते हैं, जिसमें मैंने बताया कि आवाजों से डर सकता है वो, डिफरेंट तरह के टेक्सचर से उसको प्रॉब्लम हो सकती है। इन बच्चों को फूड की प्रॉब्लम होती है, फूड डाइजेशन को नहीं होता, कुछ को फूड एलर्जीज भी हो सकती है, उनकी स्लीप प्रॉपर नहीं होती, टिपिकल मूवमेंट्स होती है, चेंज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। फिर एक खास तरह के रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट इनके होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कोई खास तरह की चीजें जो जमा करेंगे, और वो एक खास तरह से पैटर्न से रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे बच्चे बहुत शौक से ना ये जो कार्स होती है इनको लाइन अप करते हैं, या शूज को लाइन अप कर रहे होते हैं, जो जूते होते हैं, ये गाड़ियों को लाइन अप कर रहे हो, तो कोई इसको करेगा तो उस पर रोना शुरू, चीखना चिल्लाना शुरू कर देंगे कि उन्होंने किसी ने किसी को छेड़ा। सो ये चीज है। फिर उसके अलावा जैसे मैंने स्पीच का ऑलरेडी बता दिया, इनकी सोशलाइजेशन नहीं होती, किसी की बात का जवाब नहीं देते, अपने नाम पर रिस्पॉन्स नहीं करते। कुछ बच्चे तो इवन ऐसे थे कि टेढ़ी आंखों से सितारे में रास्ते को इधर उधर देख रहे होते हैं। डिफरेंट तरह की चीजें हैं। और मैंने जैसे पहले बताया ना कि हर बच्चा डिफरेंट तरीके से डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहा होता है, तो उसे वो भी डिफरेंट होते हैं। लेकिन फिर ये टेक्निकल
एक थेरेपिस्ट के लिए होता है कि वो बता सके कि इसके अंदर क्या इश्यूज है। इवन कुछ बच्चे इतने स्वेयर भी होते हैं कि वो हेड बैंगिंग भी करते हैं, बाइटिंग भी करते हैं, स्क्रैचिंग भी करते हैं, कुछ नॉन इडिबल स्टफ जो है मुंह में लेके जाते हैं, डिफरेंट अगर उसके बारे में बात कीजिए। लेकिन मेनली जिस पे चीज को पॉइंट आउट किया दैट इज देयर लैंग्वेज और देयर सोशलाइजेशन और बिहेवियर प्रॉब्लम्स एज वेल। कि सिटिंग स्पैन बिल्कुल नहीं, एक मिनट के लिए भी चेयर पे नहीं बैठ सकते, एक सेकंड के लिए भी नहीं बैठ सकते, आई कांटेक्ट नहीं देते, कोई एक्टिविटी नहीं करते, ऑल द टाइम भागते रहते हैं और चीजें गिरा देते, चीजें तोड़ देते हैं, इन द सेंस कि हाइपर बहुत ज्यादा इंपल्सिव होते हैं, तो ऑल द टाइम ये ऑन द गो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब डिड यू गेट माय पॉइंट? आई एम श्योर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में इसलिए बता रही हूँ ताकि जो ले मैन या जो आम लोग हो रहे हैं अगर उसको सुन रहे हैं देख रहे हैं तो उनको भी समझ आ जाए कि ऑटिज्म क्या है। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इधर आई एम वेटिंग फॉर योर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगर आपके उसमें इशू हो तो आप इसको क्वेश्चन को टाइप कर दें, मैं चैट से क्वेश्चन पढ़ लूंगी। प्लीज आप टाइप कर दें क्वेश्चन। आप सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है? काइंडली कोई माइक अनम्यूट करे, मैं खुद मुझे म्यूट कर दूंगा। Yes, ma'am, आवाज आ रही है। क्वेश्चन करें आप। आई एम वेटिंग फॉर योर नेक्स्ट क्वेश्चन। जी मैम आवाज आ रही है आपने यहाँ से। मैम शिमला को म्यूट कर दिया, शायद इसकी वजह से वो बोल नहीं पा रही। अनम्यूट कर। ओके नाउ जी हद हो गया, आप लोगों ने म्यूट कर दिया। अनम्यूट किया, बोले इसी तरह। आप लोग एकदम से चुप हो गए थे सब लोग, सो दैट्स व्हाई आई वाज कंसर्न कि क्या हो गया। जय सिद्धू, आई एम वेटिंग फॉर योर नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा आपने गेस गेस आपको आइडिया होगी कि व्हाट इज ऑटिज्म? हाँ जी, नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करूँ आपसे? जी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑटिज्म? अच्छा, जब आपने पढ़ा तो फिर आपने कौन कौन सी टाइप्स पढ़ी थी? बिकॉज आई एम श्योर आपने रीडिंग की है। सो अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन, अकॉर्डिंग टू योर स्टडी, कितनी टाइप्स है? सर ने कहा था क्वेश्चन तो मैडम आपने करने हैं, वो आंसर तो तो मैडम ने देने हैं। वो तो मैं दूंगी ना, मैं इसलिए आपसे पूछी बिकॉज लेटेस्टली जो उन्होंने एक क्लासिफिकेशन करी कि उन्होंने हर चीज को ऑटिज्म में डाल दिया। बेसिकली इसकी 3 क्लासिफिकेशन या 4 थी, माइल्ड, मॉडरेट, फिर और प्रोफाउंड होती है। जो इसकी टाइप यही टाइप्स जो होते हैं मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज की भी होती है। तो माइल्ड तो उसमें कुछ जो फंक्शंस होते हैं, फॉर एग्जांपल इमिटेशन होगी, रिस्पॉन्स टू नेम है, सोशलाइजेशन होगी, कम्युनिकेशन होगी, कॉग्निशन होगी, इस किस्म की चीजों में किस हद तक लेवल पे वो है। तो उन्होंने सर्टन टाइप्स की डिफाइन की, अगर कम होगा तो ये चीज सिम्टम्स होंगे, मॉडरेट होगा तो उसमें ये सिम्टम्स होंगे, स्वेयर होगा तो उसमें ये सिम्टम्स होंगे। और अक्सर जो बच्चे जिनमें स्वेयर होते तो अक्सर उनमें हेड बैंगिंग, बाइटिंग, पिंचिंग ये चीजें भी आ जाती हैं, सेल्फ इंजरियस बिहेवियर भी आ जाता है। सो इट्स मोर मेनली डिपेंड ऑन दैट। और अब जो न्यू क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एडीएचडी को भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया। एडीएचडी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, और वो टोटली से डिफरेंट है। हर जिस तरह से अगर देखा जाए, उसकी डेफिनेशन देखा जाए, बाकी चीजें देखी जाए तो टोटली से डिफरेंट है। वो तो डिफरेंट एस्पेक्ट हो जाता है। लेकिन अभी इसमें यही है कि हम जो इनको क्लासिफाई करते हैं वो उनके फंक्शनल लेवल पे करते हैं। फंक्शनल लेवल क्या? फंक्शनल लेवल मींस के फॉर एग्जांपल अ चाइल्ड कैन सिट इन द चेयर और नॉट, द चाइल्ड इज एबल टू लिसन टू कमांड और नॉट, वन स्टेप कमांड फॉलो कर सकता है कि नहीं कर सकता, उसकी वोकैबुलरी नॉन वर्बल अगर है भी तो कितनी है, चीजों को पॉइंट आउट करे कि नहीं कर पा रहा, चीजें मीनिंगफुल एक्टिविटी कर रहा है कि नहीं कर रही, नॉन मीनिंगफुल या नॉन जो मीनिंगफुल एक्टिविटीज होती है उनमें इंटेलिजेंस है, इनमें इन्वॉल्वमेंट है। तो हम इनकी क्लासिफिकेशन करते ही इसलिए हैं, उन्हीं के बेसिस पे कर रहे होते हैं। और मोस्टली पेरेंटल रिपोर्ट्स पे इनकी क्लासिफिकेशन होती है जो हम रिजल्ट्स वगैरह लेते हैं। क्योंकि ये बच्चे तो नहीं बोलते बिकॉज दे कैन नॉट टॉक, अगर बोलते भी हैं तो वो या तो बहुत ज्यादा राइमिंग होती है, सिंगिंग कर रहे होते हैं, बिकॉज दे लव म्यूजिक। सो इसी चीज को हम इस्तेमाल करके जो है इसका चीज का हम फायदा उठाते हैं और इसी का हम थेरेपी में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये राइमिंग वगैरह जो होती है तो हम उनकी वोकैबुलरी बना रहे होते हैं। सो टाइप्स को इन्होंने डिफाइन ही जो है उनकी स्वेटी लेवल पे किया कि एक बच्चा बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता, खुद खाना खा सकता है कि नहीं खा सकता, वॉशरूम जा सकता है कि नहीं जा सकता, वर्बल है तो कितना, वोकल है तो कितना है, कितने वॉइस है, कितने साउंड है इसकी, कितनी बात समझता है, और क्या रिचुअल्स है, क्या एक्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग ही जो उसका बिहेवियर जितना भी होता है ना, उसके अकॉर्डिंग उसकी बेस पे जो है ना उसकी जो क्वालिटी होती है और फंक्शनैलिटी होती है उसकी बेस पे इसके टाइप्स को डिफाइन किया जाता है। और स्वेटी से मुराद है कि उन फंक्शन में बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल ईटिंग की बात की जाए तो बच्चा बिल्कुल भी खुद कुछ नहीं खा सकता,
वॉशरूम यूज करने की बात कीजिए तो बिल्कुल वॉशरूम नहीं यूज कर सकता, या इवन जाता ही नहीं वॉशरूम। जिन बच्चों को बहुत ज्यादा इश्यूज भी होते हैं, जिनमें से एक इशू जो होता है वो इनका वॉशरूम यूज करना भी, जिसको टॉयलेट ट्रेनिंग कहते हैं, वो भी नहीं कर पाते। तो हम उनको अगर डिफाइन करते भी है तो इसके लेवल पे करते हैं कि फंक्शनल कितना है और कितना नॉन फंक्शनल है। जी ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करूं? नेक्स्ट क्वेश्चन करूं? जी जी बिल्कुल करें। Why autism is different in boy and girl? ऑटिज्म इज डिफरेंट इन बॉयज एंड गर्ल्स। उसमें ना अगर आपने, आई एम श्योर आपने अगर थोड़ा टाइम आप मिले तब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैंने उस टाइम बड़ी लंबी इस पर डिस्कशन की थी। और सो जब हम बात करते हैं ना ऑटिज्म की, तो आपने शायद देखा होगा, तो मैंने चीज में बार बार मेंशन कि बच्चे बात नहीं करते, बच्चे खामोश बैठ रहेंगे, बिल्कुल किसी से बात नहीं करेंगे, किसी से घुलेंगे मिलेंगे नहीं। दे डोंट वांट टू टॉक टू अदर पीपल, दे डोंट हैव फ्रेंड्स, दे डोंट नो हाउ टू मेक फ्रेंड्स, दे डोंट नो हाउ टू प्ले। अपने साथ खेल रहे होते, किसी को इन्वॉल्व नहीं करते प्ले में, बिल्कुल जैसे वो बच्चे कहते हैं ना अकेला बच्चा है। क्लासरूम में अपने अक्सर ऐसे बच्चे देखे, बिकॉज यूर इन स्कूल एज वेल, सो आपने क्लास में कुछ ऐसे बच्चे देखे जो किसी से बात नहीं कर रहे। आप थोड़ी इनकी सिक्योरिटी लेवल ज्यादा कर ले कि बिल्कुल ही फंक्शनल नहीं है, चेयर पे बिल्कुल ही बैठे, बिल्कुल बात नहीं सुने, बिल्कुल नहीं समझ रहे, ना बोल सकते हैं ना समझ सकते हैं। और समटाइम इन बच्चों को जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, उससे भी समटाइम इनको वो किया जाता है, इनको कंपैरिजन में जो है ना वो कर लिया जाता है, या इनके साथ रिलेट की इस बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, और हालांकि कुछ को ऑटिज्म होता है। सो अगर हम बात करें अपनी सोसाइटी में फीमेल की या गर्ल्स की बात करें, तो उसमें आपने देखा कि इस किस्म की जितनी भी खसूसियात वाली लड़कियां होती हैं उनको बड़ा अच्छा समझा जाता है, बड़ी अच्छी बच्ची है, खामोशी से बैठी रहती है, आराम से बैठी रहती है, किसी के साथ बात नहीं करती, किसी से हैंडशेक नहीं करती, किसी से दोस्ती नहीं करती, घर से बाहर नहीं निकलती, मम्मा के साथ हर टाइम चिपकी रहती है, मामा के पास साथ बैठी रहती है, मामा की गोद में बैठी रहती है, मामा सब कुछ खिलाती है उसके, मामा सब कुछ करवाती है। जितनी डिपेंडेंसी होती है वो हमारे यहाँ फॉर द फीमेल इज रिवॉर्डिंग फॉर देम। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? तो जब ये होता है तो इस वजह से बच्चे लेट डायग्नोज होते हैं, डायग्नोज ही नहीं होते। और एक और चीज भी है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जी बॉयज होते तो बॉयज बहुत हाइपर, तो लड़की शायद इतनी हाइपर ना हो, वो पैसिव होती है, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो ये लड़कियां पैसिव होती हैं। फिर सेकंड चीज रिपीटेटिव मूवमेंट, जिससे मैंने कहा ना कि बार बार चीजों को रिपीट करते हैं, रिपीटेशन मूवमेंट होती है, इमिटेट करते हैं, रिपीट करते हैं, जिसमें स्टिमिंग स्टेमिंग भी हो सकते हैं, हमिंग साउंड्स भी हो सकते हैं, चीजों को तोड़ना, चीजों को गिराना, चीजों को बनाना फिर दोबारा बनाना, ठीक है। तो रिपीटेटिव मूवमेंट्स, इवन कुछ बच्चे तो ये भी करते हैं कि वो चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं, क्लास कमरे के अंदर चक्कर लगाना शुरू कर देंगे, तो इस टाइप के रिपीटेटिव मूवमेंट्स होते हैं। और लड़की में ये रिपीटेटिव मूवमेंट बहुत कम होती है, इतनी ज्यादा नहीं होती, या ना होने के बराबर होती है। और फिर एक और चीज भी होती है कि लड़कियां जो है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल बॉयज होते हैं सोशल क्यूज को पिक नहीं करते, लड़कियां बहुत अच्छा सोशल क्यूज को पिक करती है, और वो मास्किंग करती है, और वो सोशल बिहेवियर सीख लेती है। फॉर एग्जाम्पल जब देखती है हंस रहे तो फिर सबके साथ हंसना शुरू कर देगी, जब देख रही है खामोश तो फिर सबके साथ खामोश बैठ जाएगी, तो इन चीजों को जल्दी पिक करती है। तो इस तरह से इसमें डिफरेंट होता है। जी फिर उनके इंटरेस्ट जो होते हैं, जैसे बॉयज के फॉर एग्जाम्पल गाड़ियों में इंटरेस्ट होगा उनको, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट होते हैं, या डायनासोर से बहुत बच्चों को इंटरेस्ट होता है, डिज्नी की मूवीज इसमें बड़ा इंटरेस्ट होता है। और इवन ये लड़कियां होती हैं, इनका थोड़ा सा इंटरेस्ट डिफरेंट होता है, इनका थोड़ा जो म्यूजिक और मीडिया वगैरह इन चीजों में इंटरेस्ट होता है। सो ये चीजें जो है ना मोला से चेंज होती हैं। और जितने लड़के हाइपर तो लड़की इतनी हाइपर नहीं है। तो प्लस में एक लैंग्वेज ऐसी चीज है जो लड़कियों में लैंग्वेज होती है, कुछ लड़कियों में ऐसी होती है जिनकी लैंग्वेज होती है। सो हर वो चीज जो बॉयज के लिए हमारी सोसाइटी में डिफरेंट समझ जाती है, ये बुरी समझ जाती है, अगर वो गर्ल्स में हो तो उसको अच्छा समझा जाएंगे, इसकी वजह से उसको डायग्नोज भी नहीं करते, और इस वजह से उसको कोई ध्यान भी नहीं दे रहा होता। सो मैडम, अभी आपने मीडिया का वर्ड यूज किया, वो गर्ल्स के लिए यूज किया? अरे अभी मीडिया का आपने वर्ड यूज किया, बिल्कुल मैंने सोशल मीडिया का। गर्ल्स के लिए यूज किया इन द सेंस के सोशल मीडिया से मेरी बात, जैसे फॉर एग्जांपल मीडिया इन द सेंस के सोशल मीडिया पे कुछ कर लेंगी या लड़कियां, या फाइन आर्ट्स में जो या परफॉर्मिंग आर्ट्स जिस तरह से होता है उस पर चली जाएंगी। क्योंकि अगर आपने एक चीज सुनी होगी इन म्यूजिशियंस के बारे में, सिंगर्स के बारे में, पेंटर्स और आर्टिस्ट के बारे में, क्योंकि किसी से बात नहीं करते, बहुत आइसोलेटेड होते हैं, किसी से बात नहीं कर रहे, और दोस्तियां उनकी बिल्कुल नहीं, दोस्तियां खराब हैं, ताल्लुकात उनके खराब हैं। तो अगर आप अभी थोड़ी देर के लिए सोचो तो जिन जिन लोग चीजों की मैंने एग्जाम्पल आपको दी वो आपको उनमें नजर भी आएंगे। जी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन करूं? हम्म, थैंक यू सो मच मैम। हम्म, नेक्स्ट क्वेश्चन करूं? बिल्कुल करें। ये जो ऑटिज्म है, एक इंसान के अंदर, एक बेबी के अंदर कब तक रहता है उसके साथ? ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया। जैसे हमारी फिजिकल डिसऑर्डर्स होती है ना, फॉर एग्जांपल किसी को बीपी हो गया,
डायबिटिक कोई हो गया, तो ये सब चीजें आपके साथ थ्रू आउट द लाइफ रहती हैं। अगर एक दफा आपको ये हो जाए, इवन डिप्रेशन एंग्जाइटी भी होती है, तो एक दफा आपको हो जाए तो वो रहती है आपके साथ। बिकॉज द थिंग इज दैट कि हम जब इन बच्चों के साथ काम करते हैं, ओवरऑल बात भी करते हैं, तो ये कंडीशन जितनी भी होती है, इवन वो फिजिकल डिसऑर्डर्स भी हों, जैसे अभी मैंने कुछ एग्जांपल भी दिए, दे ऑल आर मैनेजेबल, दे आर नॉट क्योरेबल। यू जस्ट ट्रीटिंग के उनके सिम्टम्स को लेस कर दिया जाए। तो हम यहाँ पे भी यही कर रहे होते हैं कि इन बच्चों को जितना हम एक हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड अर्ली इंटरवेंशन, जो आप लोग भी पढ़ रहे हो। तो आप जब इवन अगर आप चाइल्ड साइकोलॉजी कोर्स कंप्लीट कर, तो शायद आपको आइडिया है कि जो चीज़ हम करें तो किधर इम्प्लीकेशन होती है। ठीक है, सो ये अर्ली जो एजुकेशन होती है उसमें चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे आइडेंटिफाई हो जाए अर्ली सिम्टम्स। मैंने कुछ बताया आपको, तो अपने बहुत सारे बच्चे शायद अपने देखी भी कि बच्चे इस तरह बिहेव कर रहे होते हैं। ठीक है, पॉइंट इज दैट के जब अर्ली इंटरवेंशन, तो फिर हम एक गैप जो होता है ना बाकी नॉर्मल बच्चों के साथ, उसको हम कम करने की कोशिश करते हैं, और उनको इनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग मैनेज करना सिखाते हैं कि आपने। जी और जो इनका डिफरेंस ऑफ मेथड ऑफ लर्निंग भी डिफरेंट होता है, डिफरेंट तरीके से इनको पढ़ाना पड़ता है, डिफरेंट तरीके से बताना पड़ता है। इवन आई वाज लिसनिंग टू सम थेरेपिस्ट यस्टरडे, और वो कहते हैं कि एक बच्चे को 200 बार रिपीट करके बताना पड़ता है, उसको तब समझ आती है। एक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, किसी चीज का नाम बता रही हूँ, तो शायद मुझे उसको 200 बार रिपीट करना पड़े, तब कोई वो जाके गेट करे। तो बहुत सारे बच्चों की बकादरी होती है, लेकिन वो नहीं एक्सप्रेस कर पाते, बहुत सारे बैरियर्स इसमें हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन इज मैनेजेबल, इट्स नॉट क्योरेबल। मैनेज भी आप थ्रू थेरेपीज कर रहे होते हैं। थेरेपीज कुड बी स्पीच थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, आर्ट थेरेपी, प्ले थेरेपी, डिफरेंट टाइप की थेरेपीज हो सकती है। लेगो थेरेपी जैसे सेंसरी इंटीग्रेशन बड़ा फायदा इन बच्चों को देती है, क्योंकि सेंसरी नीड्स बहुत ज्यादा होती है। सो आई एम श्योर यू आर गेटिंग द आइडिया के दिस सिचुएशन जितनी भी हैं, दीज आर मैनेजेबल, नॉट क्योरेबल। तो जब बड़े होंगे तो उनके सिम्टम्स थोड़े डिफरेंट हो जी जाएंगे। वो जिन इन लोगों को, इनको इवन जो लड़कियां स्पेशली होती है, मैंने इसी पे आज कहा था, इसका टॉपिक रखा है कि जो लड़कियां जो होती है उनको इनके डिसऑर्डर को मिसडायग्नोज करते हैं एडीएचडी के साथ, ओसीडी के साथ, एनोरेक्सिया नर्वोसा के साथ, जो कि ईटिंग डिसऑर्डर है। तो डिफरेंट उसको इवन पर्सपेक्टिव भी डिफरेंट बनता है कि नहीं बच्चे को तो कोई और मसला है, या अगर ये नहीं तो फिर आपको कहेंगे पीर फकीरों के पास से जो कोई साया है इसके ऊपर। तो बड़ी कॉमन मिथ और बड़ी कॉमन बात है, सही है और ये और वो, आप दम दरुद करा दो बच्चा ठीक हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। इनको जब थेरेपीज प्रोवाइड की थी, तो जो जितना गैप होता है उस गैप को हम कम करते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि इसको उनको हम स्किल्स सिखाएं, ताकि ये आगे अपनी लाइफ में जाके अपने आप को इंडिपेंडेंट कर सके। थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करूँ? हम्म। अच्छा, ये जिनको ऑटिज्म होता है, जिन बेबीज वगैरह को होता है, तो क्या वो नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं, या फिर मतलब कि उनकी लाइफ में कुछ होता है, चेंज हो जाती है? अच्छा, जिनको ये होता है, एक तो एक चीज है कि इसका जो मेनली जो सिम्टम्स पीक टाइम होता है वो 3 years ऑफ लाइफ होता है। मतलब 3 जब साल के होते हैं, तो बहुत सारे बच्चे ना उसी टाइम पे डायग्नोज होते हैं। अब तो थेरेपी हमारे या हमारी रिसर्च इतनी ज्यादा आ गई है कि हम देख रहे होते हैं कि बच्चा जो है अर्ली, इसको हम कुछ इंटरवेंशन होगा या अर्ली इंटरवेंशन, अर्ली असेसमेंट करते हैं, उसको हम वो कर देते होते हैं। तो द पॉइंट इज दैट कि जिनको होता है, जाहिर सी बात है, उनकी लाइफ तो चेंज होगी। अब देखिए, बच्चा कम्युनिकेट नहीं करता, और उसको ये नहीं पता, जैसे आज हम लीडरशिप की बात कर रहे थे ना, कि बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पाता, बंदा कम्युनिकेट नहीं कर रहा, या उसको ये नहीं पता कि उसे अपनी बात कैसे मनवानी, ये लीडरशिप होती है ना, कि खट्टे किसी चीज के लोगों से बात जी मनवाई, इफेक्टिवली बात मनवाई। अब देखिए, बच्चे की जब लैंग्वेज नहीं होती और उसको भूख लगी है, तो वो कैसे बताएगा कि मुझे भूख लगी है? छोटा बच्चा है ना आपके घर में, उसको रो भूख कर लगी है, क्या बताएगा? रो के बताएगा। रो फिर प्यास लगी है, रो के वो भी रो के ही बताएगा। उससे भी बता सकता है, चीजें फेंक के भी बता सकता है। ठीक है, डिफरेंट तरीके से है ना, डिफरेंट तरीके से आपको बता रहा होगा। पॉइंट यहाँ पे सारी है कि जब ए, उनकी सिंपल कम्युनिकेशन नहीं है, वो खाने से तरीके से नहीं खा सकते, दोस्त नहीं बना सकते, तो ये सारी चीजें तो आपको पता है सोसाइटी में मूव करने के लिए बहुत जरूरी होती है। जब यहाँ पे लैक करते हैं, फिर आप चेक जी कर ले कि इनकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, और हम थ्रू थेरेपीज इनको मैनेज करना ही सिखाते हैं, इनको स्किल्स पे ऊपर काम करें, ताकि वो इफेक्टिवली लाइफ अपनी गुजार सके, अपने इर्द गिर्द की चीजों को चेंज कर सके। जी क्योंकि फैमिली की थोड़ी ट्रेनिंग कर देगी, तो फैमिली की ट्रेनिंग की वजह से, ताकि वो फैमिली को भी समझ आ जाए कि वो क्या मसला है, क्योंकि फैमिली को नहीं पता होता कि बच्चों को क्या मसला है। तो वो भी जब उस पर हम काम कर चुके, तो बच्चे बहुत जल्दी बेहतरी आती है, तो बहुत पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। जी। क्या ये ऑटिज्म कभी खत्म होता है या नहीं होता? वो भी अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको नहीं, आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि इट्स बिकॉज एक खास तरह की न्यूरो डाइवर्जेंट ब्रेन होता है, ब्रेन फंक्शनिंग इनकी होती है, एंड इट स्टेज विद देम विद देयर लाइफ, वो साथ रहते हैं आप बच्चों के।
इसको सिर्फ हमेशा मैनेज किया जैसे कोई बच्चा जी, जैसे छोटा बच्चा में गुस्से की हैबिट डेवलप हुई है, वो आगे उस बड़ा होता जाएगा तो वो गुस्से की हैबिट उसके अंदर ही रहेगी। इसी तरीके से ये अंदर ही रहेगा ऑटिज्म भी। उसमें ये है कि गुस्सा तो हम कम कर सकते हैं ना, खत्म भी कर सकते हैं, बिकॉज एक लर्न बिहेवियर होता है ना जी गुस्सा जो है, क्योंकि एक्सटर्नल है। ये चीज इंटरनल है, ये आपकी बाय बर्थ, समझो आपकी केमिस्ट्री ऐसी है, योर ब्रेन इज वर्किंग डिफरेंटली फ्रॉम द अदर ये ब्रेन्स। ये पेरेंट्स से भी तो बच्चों में आ जाता है। अच्छा, बेसिकली पेरेंट्स से भी बच्चों में नहीं आ जाएगा? इट्स नॉट बेसिकली जेनेटिक, उसको हम जेनेटिक नहीं कहेंगे, कुछ शायद थ्योरीज इसको करें। कुछ कहते हैं डिनोवा जीन है, डिनोवा जीन से मतलब ये था कि कोई शायद आपकी जो, क्योंकि आपको पता है कि हम सब जो फैमिली जो सब ह्यूमैनिटी वो एक दूसरे को वो होती है, दे आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर ना, आपस में शादी फिर बच्चे फिर नेक्स्ट बच्चे फिर नेक्स्ट बच्चे ना, वो हमारी सोसाइटी जी जैसे चल रही आ रही थी। तो फिर कुछ में ये बहुत ज्यादा कोई रिसेसिव जीन हो जाए तो फिर आगे आता है और वो वो मेच्योर हो जाता है। लेकिन पॉइंट उसमें सारा यही है कि पेरेंट्स, अच्छा एक और चीज भी होती है, अब ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि एक जी एक्सपेरिमेंट किया गया था स्किज़ोफ्रेनिक पे, और उसमें ये था कि स्किज़ोफ्रेनिक के 2 बच्चे थे और दूसरे नॉर्मल पेरेंट्स के 2 बच्चे थे। उन्होंने एक स्किज़ोफ्रेनिक के बच्चे नॉर्मल पेरेंट्स को दे दिए, नॉर्मल पेरेंट्स के बच्चे स्किज़ोफ्रेनिक को दे दिया। जी अब उनका आपस में कोई लिंक नहीं था। जो स्किज़ोफ्रेनिया होता है ना, जिसको हम पागलपन या दीवाना कहते हैं, ठीक है, कंप्लीट पागलपन, जिसका कंप्लीट केमिस्ट्री चेंज हो चुकी होती है बंदे के ब्रेन की, तो ये इसमें ये जी फैमिली जी, में पढ़ा है ट्रांसफर हो मैंने इसके सकता है। बारे में। ये ट्रांसफर होता है फैमिली में, हो सकता है उसकी जेनेटिक बहुत स्ट्रॉन्ग जी है, ठीक है। सो उनके बच्चे नॉर्मल पेरेंट्स में भेज दिए गए और नॉर्मल के बच्चे इनको इनमें भेज दिए गए। जो नॉर्मल पेरेंटिंग में बच्चे गए थे तो वो बच्चे काफी बेहतर थे, जी दे वर वेरी गुड, दे आर वेरी एस्टेब्लिश्ड, अच्छा बिकॉज उनके अंदर ये था तो सही कि सस्पेक्टेबल था कि दे वुड हैव काइंड ऑफ मेंटल कंडीशन। लेकिन जब उनको कोपिंग स्किल और उनकी जो अपब्रिंगिंग डिफरेंट तरीके से हुई तो वो चीज ने उसको इतना अफेक्ट नहीं किया। 10 मिनट्स हमारे पास रह गए फॉर इस चीज उनको इतना अफेक्ट नहीं किया। लेकिन एज कम्पेयर टू अदर चिल्ड्रन हाँ जो के स्किज़ोफ्रेनिक पेरेंट्स के साथ आए थे, उनके बिहेवियर चेंज थे, उनके पैटर्न्स चेंज थे, उनमें वो ट्रेस पाए जाते थे जो उन पेरेंट्स में थे। तो उन्होंने एनवायरमेंट से वो चीज लर्न कर दी थी। ठीक है, तो पॉइंट इसमें नेक्स्ट सारा क्वेश्चन करें। आपको थोड़ा 2-3 चीजें और एलाबोरेट करते हैं। अब सब टाइम ऐसा होता है कि बच्चा हमारे पास आ जाए कि बच्चे को है ऑटिज्म नहीं समझ आ रही, लेकिन जब हमें पेरेंटिंग होती है, बहुत पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हैं, तो बच्चे में वो रिजिडिटी आ जाती है। वो ट्रेड्स फैमिली से बच्चे में जरूर ट्रांसफर होते हैं, उनकी बीमारी अपनी जगह, लेकिन ये ट्रांसफर पेरेंट्स के जो ट्रेड्स है ना, उनकी पर्सनैलिटी है, ये बच्चे में जरूर आती है। दिस द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैडम आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी। यस, अब आपको आवाज आ रही है क्लियर? अब आ रही है आवाज? हाँ जी अब आ रही है। विच फूड, हाँ जी अब आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करूँ। विच फूड हेल्प इन ऑटिज्म? उसमें ना, अगर आप हेल्दी गट की बात करें ना, तो जो प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स होते हैं, क्योंकि देखिए फूड बड़ी डिफरेंट चीज है, क्योंकि ये बच्चे इतने पिकी ईटर्स होते हैं, खाते ही नहीं कुछ चीजें, उनके बहुत रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। मैंने आपको बात की थी ना स्टार्ट में कि बच्चे बहुत रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट होते हैं, तो उनके फूड्स के वो भी रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, कि कुछ बच्चे फूड खाते हैं कुछ नहीं खाते। लेकिन इवन ये बच्चे फ्रूट्स भी नहीं खाते, तो फ्रूट इज वेरी गुड फॉर देम, प्रोटीन इज वेरी गुड फॉर देम। इवन वो ग्लूटाथायोन भी होता है, बड़ा वो कहते हैं कि अच्छा होता है। अब जी जस्ट बिकॉज अब मेरी, क्योंकि वी आर जस्ट बेसिकली साइकोलॉजिस्ट, हमने ये चीज इसलिए पढ़ी थी कि हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि बच्चे क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्योंकि कुछ बच्चों को एलर्जीज भी हो सकती है। तो एज अ होल ये बड़ा डिबेटेबल सब्जेक्ट है कि क्या चीज बेहतर है क्या चीज बेहतर नहीं है। लेकिन नेचुरल चीजें जैसे प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स हो गए, अगर जिनको कुछ इश्यूज हैं जिन बच्चों को डाइजेशन के, फ्रूट्स वगैरह इनके लिए हो गए, होममेड चीजें जैसे फॉर एग्जांपल हो जी गई, ग्लूटेन फ्री चीजें जैसे हो गई। और वो भी इसलिए कि अगर उनको फूड एलर्जी तो हम इनको ये चीजें देंगे, अदरवाइज ये वैसे बहुत पिकी ईटर होते हैं, खाते ही नहीं है, बहुत मुश्किल से आपको उनको खिलाना पड़ता है। अगर नूडल्स है तो सारी जिंदगी नूडल्स ही फिर खाते जी रहते हैं। तो ये इनके रिस्ट्रिक्शन इस तरह से होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड पैटर्न्स होते हैं, जी ईटिंग बिहेवियर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। और श्योर गेटिंग द आइडिया कि क्या चीज की वो है, या फूड ओवरऑल ही इनके लिए जो है प्रॉब्लमेटिक है। सेम इज द ट्रू फॉर स्लीप एज वेल, इन बच्चों को स्लीप के इश्यूज भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट 5 अफेक्ट ऑफ ऑटिज्म? अफेक्ट वुड बी स्पीच अफेक्ट होती है बच्चों की, जिनमें बच्चों में होता है लैंग्वेज डिले होते हैं, लैंग्वेज कंप्रीहेंशन में इशू होता है। फॉर एग्जांपल लैंग्वेज कंप्रीहेंशन से मुराद ये, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने यस और नो का लफ्ज सीख लिया, गो का लफ्ज सीख लिया, तो बच्चे को ये नहीं पता उन्होंने इससे लफ्ज कहाँ इस्तेमाल करना है, किससे इस्तेमाल करना है।
और फिर सोशलाइजेशन इनकी नहीं होती, दे डोंट हैव फ्रेंड्स, फ्रेंड्स बनाने में इनको इश्यूज होते हैं, वांट्स एंड नीड्स समथिंग कम्युनिकेट करने में इश्यूज, उनके सेल्फ हेल्प स्किल नहीं होते, मतलब खुद से कपड़े पहनना, खुद से खाना खाना, ये नहीं होता, और इन चीजों को फिर हमें डेवलप करना होता है जी। थ्रू थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी फरीहा, कोई और क्वेश्चन है आपका? अभी साथ से पूछ सकती चैट में, बिकॉज आई जस्ट हैव 6 मिनट लेफ्ट एंड आई डोंट नो कितने क्वेश्चन इधर के रह गए, बट आई वुड लाइक टू टेक क्वेश्चन फ्रॉम यू एज वेल। जी फरीहा टाइप कर दे, क्वेश्चन टाइप कर दें आप, या कहती तो मैं आपको माइक म्यूट कर देती हूँ, अनम्यूट करती हूँ। जी सिद्रा, सर 2-3 रह गए। चलें उसको जल्दी से वाइंड अप कर देते हैं क्योंकि टाइम खत्म हो जाएगा हमारा, टाइम रिस्ट्रिक्शन इज ऑलवेज देयर। एंड फरीहा यू काइंडली टाइप योर क्वेश्चन, आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन। What is autism so common now? कॉमन लोगों के लिए हाँ जी, which is autism so क्वेश्चन रिपीट करें, मुझे आपके क्वेश्चन थोड़ा एग्जाम्पलीफाई करें, मुझे समझ आ जाए आपका क्वेश्चन। which is autism so common now? व्हाई सो कम? अच्छा ये अंडर डायग्नोज हो रहा है, बहुत ज्यादा ओवर डायग्नोज हो रहा है, कौन किस तरह which मींस के अंडर डायग्नोज और ओवर डायग्नोज जी इसलिए हो रहा है कि बच्चा जरा सा हाइपर, तो बेटा अगर एडीएचडी पे तो उसको ऑटिस्टिक कह देते हो, क्योंकि पहले जो हमारी डीएसएम पहले होती थी उसमें ऑटिज्म डिफरेंट था और एडीएचडी डिफरेंट था, तो बच्चा जरा सा भी हाइपर ऑटिस्टिक हो गया, बच्चा चेयर पे नहीं बैठा ऑटिस्ट हो गया, बच्चे ने बदतमीजी कर दी, क्लास में बात नहीं जी मान, चेयर पे नहीं बैठता वो ऑटिस्टिक हो गया, या लैंग्वेज डिले है तो ऑटिस्टिक हो गया, या कुछ रिपीटेटिव मूवमेंट्स का तो ऑटिस्टिक हो गया, टो वॉकर तो जी ऑटिस्टिक हो गया, या सेल्फ इंजस्ट बिहेवियर तो ऑटिस्टिक हो गया, ठीक है। तो जितनी चीजें उनको समझ नहीं है तो उसको ऑटिज्म के साथ एसोसिएट कर देते हैं, अभी मिस डायग्नोसिस भी ओवर डायग्नोसिस भी हो रहा है, और थोड़ी अवेयरनेस भी, अगर मैं कहूँ तो अवेयरनेस भी थोड़ी सी आ गई है, जी बट इवन देन ये अंडर डायग्नोसिस और ओवर डायग्नोसिस दोनों इसका हो रहा है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। मैडम, इनके क्या ऑटिज्म बच्चे जो होते हैं, जो ऑटिज्म बच्चे होते हैं, इनका कोई टेस्ट होता है कि पता चलता है इसको ऑटिज्म हुआ है? अच्छा ये जो हम टेस्ट करते भी है ना, वी आर बेसिकली डूइंग द पेरेंटल जो इंफॉर्मेशन होती है हम उसके बेसिस पे कर रहे होते हैं, और मैं तो इवन रिकमेंड करती हूँ कि हमें ट्राई करती हूँ कि मेरे बच्चे से जब टाइम गुजारूं तो कम से कम अच्छा एक मंथ जब तक आप नहीं गुजारेंगे आपको बच्चे की पता नहीं चलेगा, और ये जो थोड़ी देर में असेसमेंट कर लेते हैं ना, ये इतनी वैलिड, मैं उसको वैलिड समझती भी नहीं कि आप जब तक बच्चे को नहीं समझ सकते, until unless you are not able to say anything about the child, और ऐसी बहुत सारी स्किल्स होती है जो शायद होते बताता भी नहीं है, जब आपके साथ कंफर्टेबल होगा फिर उन चीजों का इजहार करता है। सो टेस्ट वाकई होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम उसमें ये है कि जो लोग टेस्ट करते हैं जल्दी से करवा लिया और बगैर ऑब्जर्वेशन टाइम गुजारे बच्चे के, तो बच्चे के रिजल्ट ठीक नहीं आते, तो इस वजह से भी उसको ऑटिस्टिक डायग्नोस कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा We only have 3 minutes 45. हाउ टू अंडरस्टैंड ऑटिज्म? So autism को आप इसी अंडरस्टैंड कर लें कि हाउ टू अंडरस्टैंड ओके, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा मैडम, इनका इलाज किस तरीके से किया जाए? ओके, इनका जो ट्रीटमेंट होता है दैट दीस आर द थेरेपीज, थेरेपी स्पीच थेरेपी होगी, हाँ बिहेवियर जी थेरेपी होगी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी होती है, प्ले थेरेपी जिसमें मैंने बताया, बिहेवियर मॉडिफिकेशन होती है, स्किल बेस्ड लर्निंग होती है, स्किल से मतलब कोई एक स्किल हम उसको सिखा देते हैं उसको हम उनकी थेरेपी में इंटरकेट कर लेते हैं, फिर इनकी रिमीडियल थेरेपीज भी हो सकती हैं, तो ये सब थेरेपीज होती है, हर थेरेपी का अपना रोल होता है, और हर थेरेपी बच्चों को फंक्शनल करती है, उन सबका मकसद यही होता है कि बच्चा फंक्शनल हो, बच्चा कम्युनिकेट करे, बच्चा रिस्पॉन्स करे, बच्चा सवालों का जवाब अगर नहीं दे सकता तो कम से कम तकलीफ कहाँ और ये बता सके आपको, अगर खाने के बारे में नाम नहीं सकते तो कम से कम पॉइंट आउट कर सके, चीजों को बताए, बोले, बात करे, इजहार करे, अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट बेसिक लेवल होता है किसी भी कम्युनिकेशन का, उस पर हम उसको ले जाए। और कुछ हमारे पास फॉर एग्जाम्पल आज हमारे पास बहुत ज्यादा बड़े बच्चे आ रहे हैं, तो जिनके हम स्पीच पे तो काम नहीं कर सकते, तो हम उनको इंडिपेंडेंट करते हैं, क्योंकि सिटिंग पे काम कर लिया, अटेंशन प्लान पे काम कर लिया, जॉइंट अटेंशन पे काम कर लिया, कमांड फॉलोइंग पे काम कर लिया, इन्विटेशन पे काम कर लिया, इन सब चीजों पे काम करके जो उसको हेल्प कर सकते हैं फंक्शनल बनाने में। सो दीज आर द थेरेपी जिसमें हम काम करते हैं बच्चे के। और सबसे इंपॉर्टेंट स्पीच थेरेपी होता है, बच्चा एक पेरेंट्स कुछ कहते हैं कि बच्चे की हमारी स्पीच ठीक नहीं है, स्पीच ऐसे बच्चे हमारे ठीक हो जाएंगे, लेकिन फिर इस चक्कर में वो उसका बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो बिहेवियर होता है उसको छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे के बाद में बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन। जी ठीक है, ये लास्ट था। थैंक यू सो मच मैम, आपने टाइम निकाला मेरे थैंक लिए। यू सो मच। फरीहा, डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? फरीहा मलिक, अनम्यूट कर दूं मैं आपको?
I'm yes, ma'am. Do you listen me? Yeah, I can listen. बोलिए. Ma'am, I'm just a bit confused right now about the child psychology course. I just want to do the ECC course, but I don't know. Can you please elaborate these courses? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि एडमिशन लूं ना लूं, ये किस चीज से रिलेटेड है, क्योंकि आपने जब